नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित लीगल एडवाइज़र एएम यूट्यूब चैनल की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 4 जो कि सेक्शन 62 तक है, वहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है और हम लोगों ने अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, यह चैप्टर 4 के अंतर्गत हमने पढ़ा है। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट क्या होते हैं और उनके लिए क्या दंड है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 5, जो कि अब ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि संबंधित है महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के लिए। धारा जो अध्याय 5 है और यह धारा 63 से प्रारंभ होता है और इसमें जो पहला भाग है वह है सेक्सुअल ऑफेंसेस का। और आज हम लोग धारा 63 पढ़ेंगे जो कि रेप की परिभाषा, बलात्संग, रेप का हिंदी अनुवाद होता है बलात्संग, उसकी परिभाषा कि कैसे कैसे बलात्संग कारित हो सकता है और वो क्या क्या कार्य हैं जिसके कारित होते ही वह यह कंसीडर किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के साथ बलात्संग किया गया है, रेप किया गया है, वो हम आज जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो आरंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अगर कोई प्रश्न रह जाए वीडियो के अंत तक तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न ज़रूर पूछिए, लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइड्स दैट ए मैन इज़ सेड टू कमिट रेप। एक आदमी कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। कब? इफ़ ही, अगर उसने क्या किया? पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, अपने पेनिस को, अर्थात जो पेनिस अर्थात जो उसका मूत्रांग है जिससे वह मूत्र उत्सर्जित करता है, या यूँ कहें कि जो एक मैन का लिंग होता है उसको पेनिट्रेट करता है, उसका प्रयोग करता है टू एनी एक्सटेंट, किसी भी गहराई तक, किसी भी मात्रा में। कहाँ? इनटू द वजाइना, किसी महिला की वजाइना में, उसके मूत्र मार्ग में, उसकी योनि में, माउथ उसके मुंह में, और एनस अथवा उसके पश्च भाग में अर्थात गुहा द्वार में, ऑफ ए वोमेन, एक महिला की, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, या उसको ऐसा करने के लिए विवश करता है अपने लिए अथवा किसी और के लिए। मतलब इसका पहला भाग यह कहता है कि अगर कोई मनुष्य, कोई पुरुष किसी महिला के वजाइना में अर्थात उसकी योनि में, उसके मुंह में, उसके मूत्र मार्ग में या उसके गुदा मार्ग में अपने पेनिस को पेनिट्रेट करता है, अपने लिंग को घुसाता है, या उसको ऐसा करने के लिए विवश करता है अपने साथ अथवा किसी और व्यक्ति के साथ, तो यह कहा जाएगा कि उसने रेप का अपराध किया है। दूसरा, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर वह अपने शरीर के किसी अन्य अंग को या किसी दूसरे वस्तु को किसी भी सीमा तक घुसाता है, नॉट बीइंग द पेनिस, जो कि उसका लिंग नहीं है, जो कि उसका पेनिस नहीं है, इनटू द वजाइना, द यूरेथ्रा ऑफ और एनस, उसकी उस महिला के योनि में, मूत्र मार्ग में अथवा गुदा मार्ग में, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, या उसे ऐसा करने के लिए, अपने साथ ऐसा करने के लिए या किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा करने के लिए उस महिला को विवश करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, रेप किया है। तीसरा कहते हैं, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। तो कहता है कि वह जो डिस्चार्जमेंट होता है, जो वीर्य पतन होता है, ऐसा वीर्य पतन करने के लिए वह उस औरत के किसी शरीर के किसी भाग का प्रयोग करता है, चाहे वह वेजाइना हो, यूरेथ्रा हो, एनस हो या कोई भी भाग हो, यह ऐसा प्रयोग करता है या ऐसा करने के लिए उस महिला को विवश करता है अपने साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ, तो यह माना जाएगा कि उसने रेप का अपराध कारित किया है। आप यह बात भी स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आप
किसी महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार के कार्यों में के लिए विवश करते हैं तो आप रेप के दोषी हैं, चाहे आपने उस महिला के साथ बलात्संग किया हो या ना किया हो, आपने उस महिला के शरीर को स्पर्श किया हो या ना किया हो। यह धारा 63 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि आपने चाहे किया हो अथवा ऐसा करने के लिए आपने उसको विवश किया हो किसी दूसरे पुरुष के साथ, दोनों ही स्थितियों में आपने बलात्संग किया है और आप बलात्संग के दोषी माने जाएंगे इस धारा के अंतर्गत। चौथा कहता है कि अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना एनस, अथवा वो कहते हैं कि वह अपने मुंह का प्रयोग करता है, यानी कि वह उसके योनि को, गुदा मार्ग को, उसके मूत्र मार्ग को मुंह से चाटता है, या ऐसा अपने साथ करने के लिए उस महिला को विवश करता है या किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा करने के लिए उस महिला को विवश करता है। यानी कि जो जिसे हम कहते हैं गुप्त अंग, उन गुप्त अंगों पर मुंह का प्रयोग स्वयं करता है उस महिला के गुप्त अंगों पर, या उस महिला को अपने गुप्त अंगों पर उसके मुंह का प्रयोग करने के लिए विवश करता है, या किसी दूसरे पुरुष के गुप्त अंगों पर ऐसे महिला के मुंह के प्रयोग के लिए उस महिला को विवश करता है, तो यह माना जाएगा कि इस संहिता के अंतर्गत उसने रेप कमिट किया है। अब यहाँ अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर एनी और फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस, अब वो कहते हैं कि यह कार्य तब रेप माना जाएगा जब इस 7 जो कैटेगरीज दी गई हैं, 7 जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, इनके अंतर्गत वो फॉल होता हो तब। उसमें पहला है अगेंस्ट हर विल, जैसा मैंने आपको कहा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य होना चाहिए। जैसे पति पत्नी के बीच में भी संभोग होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी संभोग होता है, सहमति से होता है, तो सहमति से किया गया कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वह रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। जब पहला ही इसमें यह है कि वह जो है ऐसा जो भी ऊपर 4 कार्य दिए गए हैं वह कार्य अगेंस्ट हर विल, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, यानी कि ऐसे कार्य के लिए महिला की सहमति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, जैसा कि हमने कहा कि उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए, उसने सहमति ना दिया, उसकी इच्छा भी नहीं हो, उसकी सहमति भी नहीं हो, ना तो उसका विल हो ना तो उसका कंसेंट हो, मतलब ना तो वह अंदर से ऐसा करने के लिए इच्छुक है, ना तो वह शारीरिक रूप से, मतलब ना तो उसने ऐसा जताया है कि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक है। तीसरा ये कहते हैं कि विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर और डेथ और ऑफ हर्ट। उन्होंने कहा कि चाहे उसने सहमति दे दी हो, लेकिन अगर ऐसी सहमति उस महिला को अथवा उस महिला से संबंधित किसी व्यक्ति को जान से मारने, गंभीर उपहति कारित करने या किसी भी उपहति कारित करने के भय के द्वारा वह सहमति अगर ली गई है तो भी वह सहमति की श्रेणी में नहीं आएगी, ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन 3 कहता है। इसका डिस्क्रिप्शन 4 कहता है with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। उन्होंने कहा कि जब ऐसा कंसेंट उसने तब दिया हो और जब मनुष्य यह जानता हो कि वह उसका पति नहीं है, लेकिन महिला यह बिलीव करती हो या विश्वास करती हो कि भविष्य में वह उसका पति हो जाएगा, यह वह दूसरा आदमी है जिससे वह शादी करने वाली है। अगर ऐसी सहमति, इस आधार पर भी उसने सहमति दी है तो भी वह रेप की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब ये है कि शादी, जो आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि शादी का झांसा देकर बनाया संबंध किया दुष्कर्म, तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में ही आता है, बलात्संग की श्रेणी में आता है। सहमति जो है वो किसी भी प्रोवोकेशन में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको, कहने का मतलब ये है कि महिला से सहमति किसी लालच में या कोई स्वप्न दिखा करके ऐसी सहमति न ली गई हो। अगर ऐसा करके वह सहमति ली गई है तो निश्चित तौर से वह भी रेप के अपराध कारित करते हैं। 5वां कहता है when her consent when at the time of giving such consent by reason of mental illness or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance she is unable to understand the nature and consequence। मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी सहमति उसने तब दिया है जब वह मानसिक रूप से परेशान है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है
मानसिक रूप से बीमार है या नशे में है, चाहे वह नशा उसने स्वयं किया हो या किसी के द्वारा कराया गया हो, किसी भी पदार्थ के द्वारा, अगर वह ऐसी स्थिति में है जहाँ वह कार्य अपने द्वारा दी गई सहमति और उस सहमति के आधार पर होने वाले कार्य की प्रकृति और परिणाम तथा गंभीरता को समझने में अनेबल है, असहमत है, तो ऐसी स्थिति में भी वह जो है वो रेप की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी महिला को नशा करा देते हैं या किसी पागल से आप सहमति ले लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या उसे कोई दौरा आता है और ऐसे दौरे के समय आपने उससे सहमति ली है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने रेप किया है, क्योंकि वो उस सहमति देते समय उस सहमति के आधार पर किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और परिणाम से अनभिज्ञ थी या उसको समझ नहीं सकती थी। छठवां कहता है कि विथ और विदाउट हर कंसेंट, चाहे उसकी इच्छा से या उसकी इच्छा के विरुद्ध, सहमति से या सहमति के विरुद्ध, व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर ऑफ एज, अगर वह 18 साल पहले, देखिए इसमें एज में समस्या थी, अभी एज एकदम क्लियर कर दिया गया है कि अगर 18 वर्ष या उससे कम उम्र की महिला है और चाहे आपने उसकी सहमति से या उसकी बिना सहमति से आपने उससे संबंध बनाया है, तो यह माना जाएगा कि मेजॉरिटी की एज प्राप्त नहीं करने की वजह से, वह माइनर होने की वजह से, वह अपने द्वारा दी गई सहमति के प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, अनेबल है। इस वजह से यह माना जाएगा कि जिसने उसके साथ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वह उसने रेप किया है, क्योंकि वह एक माइनर चाइल्ड है और माइनर जो है वह किसी भी सहमति को देने के लिए अनेबल होता है, वह उसकी प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ होता है, ऐसा लॉ कहता है। सातवां कहता है व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वह अपने सहमति को जाहिर करने में असमर्थ हो, यानी कि वह गूंगी हो, बहरी हो या फिर दिव्यांग हो, ऐसी स्थिति में जब वह कम्युनिकेट ना कर पाए, उसको बोल ना पाए, और ऐसी स्थिति में आप उसकी सहमति ले लें, आपने उसको कुछ बोला और चूंकि वह जवाब नहीं दे सकती थी तो उसको आपने सहमति मान करके उसके साथ संबंध बना लिए, तो ऐसी स्थिति में भी यह माना जाएगा कि आपने रेप कमिट किया है। तो यह 7 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में अगर ऊपर के दिए गए जो 4 कार्य हैं वह कार्य किए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि बलात्संग उस महिला के साथ उस पुरुष ने किया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन वजाइना सेल आल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। ये जो वजाइनल पार्ट होता है एक फीमेल का, उसमें एक उसका भाग होता है लेबिया मेजोरा, जो ये एक जो है बायोलॉजिकल टर्म है। तो जो लेबिया मेजोरा होता है वजाइना के अंतर्गत उसको भी गिना जाता है, यानी कि जो मतलब यूरेथ्रा और वजाइना जो 2 छिद्र होते हैं उनके ऊपर का जो भाग होता है, लिप लाइप जो होता है, वो उस पर भी अगर आप मतलब किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो वो भी मतलब उसमें इंक्लूड किया जाएगा वजाइना के अंतर्गत। यह एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। और एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरीली अग्रीमेंट व्हेन द वुमेन बाय वर्ड्स, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicate willingness or participate in the specific sexual act। उन्होंने कहा है कि जो इसमें शब्द कंसेंट आया है उसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से उससे प्रश्न किया गया है, जिस गति से, जिस परिस्थिति में उसके से वह सहमति लेने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसी गति से, उसी इच्छा शक्ति के साथ वह प्रस्ताव का उत्तर देती है और ऐसी सहमति देती है, चाहे शब्दों के द्वारा, किसी गेस्चर के द्वारा, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हाथों से इंडिकेट करके या मुंह से बोल करके, मतलब शब्दों के द्वारा या इशारों के द्वारा, किसी भी प्रकार से जब वह उसी इच्छा शक्ति के साथ उसको उत्तर देती है, उस प्रस्ताव का जवाब देती है जो सेक्स इंटरकोर्स का प्रस्ताव उसके पास आया है, और वह ऐसा पार्टिसिपेट करती है उस स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट में, तो यह माना जाएगा कि यह कंसेंट है। अगर वह उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान विरोध करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, और ऐसा कोई निशान जो मेल है उसके शरीर पर पाया जाता है जो यह प्रूव करे कि उसने ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान विरोध किया था, तो यह माना जाएगा कि उसने
एक स्पेसिफिक उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के पार्ट का विरोध किया है, और अगर उसने उस विरोध के बाद भी उस मेल ने ऐसा कार्य किया है तो वह भी बलात्संग की कोटि में आएगा। जैसा कि आपको ऊपर जो 4 कार्य दिए गए हैं, उन 4 कार्यों में विभिन्न प्रकार के कार्य बताए गए हैं। उनमें से कुछ कार्य महिला अगर मान लीजिए अपनी सहमति से करने की सहमति देती है, और एक सहमति के आधार पर दूसरा कार्य भी मनुष्य करता है। जैसे महिला ने अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की सहमति दी, और कोई पुरुष जो है जबरन उसके माउथ को अपने गुप्तांगों तक ले जाता है या उसको विवश करता है अपने गुप्तांगों को उसके मुंह से टच करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में और अगर वह उसका विरोध करती है तो यह माना जाएगा कि उसने ऐसा विरोध किया है, और विरोध के बावजूद जबरन उसने ऐसा कार्य किया है। इसलिए चूँकि रेप का हिंदी शब्द होता है बलात्संग, बलपूर्वक किया गया कोई भी संग, बलपूर्वक किया गया कोई भी सेक्सुअल कार्य, तो ऐसी स्थिति में यह भी कार्य जो है वह रेप की कोटि में आएगा, और ऐसा व्यक्ति रेप के लिए दंडित होगा अगर वह प्रूव हो जाता है तो। इसमें provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only that fact be regarded as consenting to the sexual activity। उन्होंने कहा कि केवल इसी कारण से कि किसी महिला ने फिजिकली शारीरिक तौर पर उस सेक्सुअल इंटरकोर्स का विरोध नहीं किया, तो यह केवल यह नहीं माना जाएगा कि ऐसा उसको कंसेंट उसने दिया ही था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिसमें जो प्रोवोक किया जाता है, जो फियर में रख कर के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, ऐसे में वह रजिस्ट नहीं करती है डर के मारी। तो अगर डर के वशीभूत होकर के कोई उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है जबरन, तो ऐसी स्थिति में महिला रजिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको स्वयं के अथवा उस महिला से संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति के, जो उसका रिश्तेदार है या उसका प्रेमी है या उसका भाई है, कोई भी हो सकता है, उसके मरने या उसको ग्रेवियस इंजरी होने का खतरा होता है। तो ऐसे खतरे को ध्यान में रखते हुए वह रजिस्ट नहीं करती है। इसलिए यह प्रोविज़न से कहता है कि महिला ने केवल फिजिकली उस सेक्सुअल इंटरकोर्स का विरोध नहीं किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसने कंसेंट दिया होगा। यह प्रोविज़न्स कहता है। इस प्रोविज़न्स का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। पहला इसमें ये कहा गया कि जैसे कोई मेडिकल प्रोसीजर है, उस इंटरवेंशन में, उस मेडिकल प्रोसीजर में अगर कोई कार्य किया गया है, या जैसे कहा जाता है कि उसके यूरेथ्रा को, उसके वजाइना को अगर वो छूता है, एनस को छूता है कोई डॉक्टर किसी मेडिकल चेकअप के लिए, तो ऐसा कार्य रेप की कोटि में नहीं आएगा। क्योंकि पहली बात तो वह उसको सहमति भी देता है। अगर सहमति नहीं भी दे पाती, ऐसी स्थिति में नहीं है सहमति देती, जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा करते समय डॉक्टर अगर मेल है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए और उसको वहाँ पे आके हाथ लगाना पड़ता है और वह ऐसा स्पर्श करता है, तो ऐसी स्थिति में वह रेप की कोटि में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन विथ हिज ऑन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट रेप। उन्होंने कहा कि कोई पुरुष अगर अपनी महिला के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या कोई भी सेक्सुअल एक्ट करता है, तो वह रेप की कोटि में नहीं आएगा, बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगा, अगर उसकी पत्नी 18 साल या उससे अधिक की उम्र की है। लेकिन अगर उसकी पत्नी 18 साल से कम की है, तो ऐसा पति भी अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई भी सेक्सुअल एक्ट करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने रेप किया है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 18 वर्ष की उम्र से की कम लड़की से आप विवाह मत करिए। अगर आप विवाह कर भी लेते हैं तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, वह ऑलरेडी दंडनीय अपराध है दूसरे एक्टों में। और अगर आप कर लेते हैं तो आप उसके साथ 18 साल होने की उम्र का इंतज़ार करिए, और 18 साल जब वो उम्र क्रॉस कर जाए फिर उसके साथ आप फिजिकल रिलेशंस बनाइए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए या कोई भी सेक्सुअल एक्ट करिए। अन्यथा अगर वह लड़की शिकायत करती है कि हमारी माइनर एज में हमारे पति ने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। जैसा कि हमने इस धारा 63 में ऊपर वाले भाग में पढ़ा था कि 18 साल या उससे कम उम्र की कन्या जो है वो माइनर है, और क्योंकि वो माइनर है तो वह अपने सहमति द्वारा दिए गए कार्य की सहमति के प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, ऐसा यह संहिता मानती है। और चूँकि ऐसा यह संहिता मानती है, इसलिए उसके द्वारा दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी, और उसके साथ अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है सहमति से भी, फिर भी वह सहमति से न मानी जाते हुए वह रेप की कोटि में जाएगा। इसलिए अपनी 18 साल से कम उम्र की धर्मपत्नी के साथ भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि यह रेप की कोटि में आता है। तो दोस्तों, यह थी धारा 63 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत रेप
की परिभाषा और रेप की प्रकृति और प्रवृत्ति, किस प्रकार से रेप और कितने तरीके से रेप किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेज हैं जब एक रेप का अपराध गठित हो सकता है। तो वह हम लोगों ने आज इस धारा के अध्ययन के माध्यम से जाना है और फुल जो एक रेप के बारे में जो जानकारी हो सकती है उसके विषय में हम लोगों ने इसके प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझा है। निश्चित तौर से आपको रेप पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर पूछिए, हम उसका आपको आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।